नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। दुख अपरिमित। अगर सोनाली ने उस दिन मेरे हाथ से वो पेन नहीं छीना होता तो वो कभी भी नीचे नहीं गिरा होता। उस पेन को स्कूल साथ ले जाने के लिए मेरी माँ ने मुझे कई बार मना किया था, पर पेन था ही इतना सुंदर, आकर्षक व उतना ही अजीबोगरीब किस्म का कि मुझे अपने आप ही उसे अपने दोस्तों को दिखलाने की इच्छा हो जाती थी। मैं हर दिन उस पेन के साथ थोड़ा बहुत खेलती थी, फिर खेलने के बाद उसे अलमारी में छुपा कर रख देती थी। वो एक विदेशी पेन था जिसे मेरी आंटी ने मुझे उपहार में दिया था। माँ कहती थी, बहुत कीमती है ये पेन, संभाल कर रखना। लिखते समय पेन से रोशनी निकलती थी। इस पेन में ऊपर की तरफ लगी हुई थी एक छोटी सी घड़ी। एक बार मैं इस पेन को प्रेमलता को दिखाने के लिए अपने साथ स्कूल लेकर गई, क्योंकि प्रेमलता को मैं जब भी उस पेन के बारे में जितना भी बताती थी, वो सोचती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो कहती थी कि ऐसा तो कोई भी पेन इस दुनिया में नहीं है। इस कारण मैं प्रेमलता को दिखाने के लिए अपने साथ उसे लेकर गई थी। स्कूल के मैदान के एक कोने में अकेले में मैंने उसे वो पेन दिखाया था रिसेस में। मैं तो खेलने भी नहीं गई, इस डर से कि कहीं वो पेन चोरी ना हो जाए। दिखाते समय प्रेमलता ने कसम भी खाई थी कि वो किसी को भी उस पेन के बारे में नहीं बताएगी, मगर उसके पेट में ये बात कब तक छुपती। उसने आखिरकार सोनाली को इस पेन के बारे में बता ही दिया। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, वैसे ही सोनाली ने मुझसे वो पेन दिखाने के लिए मांगा। पहले तो मैंने उसे देने के लिए मना ही कर दिया था और सोच रही थी कि कितनी ही जल्दी स्कूल बस आ जाए और कितनी ही जल्दी वो अपने घर चली जाए। परंतु उस दिन स्कूल बस को स्कूल में पहुंचने में काफी देर हो गई थी। अक्सर माँ कहती थी कि कभी भी स्कूल से पैदल चलकर घर मत आना, क्योंकि घर से बाहर वाले रास्ते के बीच में एक दारू की भट्टी पड़ती थी। बदमाश लोग दारू पीकर उस रास्ते में घूमते रहते थे। रास्ता भी था तो पूरी तरह से वीरान, एकदम सुनसान। अगर कोई किसी को उस रास्ते में से उठा भी ले तो भी पता नहीं चलेगा। उससे भी बड़ी दिक्कत की बात थी नाले के ऊपर बने हुए लकड़ी के टूटे फूटे पुल की। वो नाला कभी भी किसी के काम नहीं आता था और वो पुल कभी भी गिर सकता था। तरह तरह के जंगली लताओं, पेड़ पौधे, कीचड़ व दलदल से बुरी तरह से भरा हुआ था वो नाला। मेरी माँ के कई बार मना करने के बावजूद मैं कभी कभी अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर पैदल चली आती थी, क्योंकि स्कूल बस जहाँ तहाँ घूमते घूमते हर छोटे मोटे स्टॉपेज पर रुकते रुकते बच्चों को उतारते चढ़ाते घर पहुँचने में 1 घंटा कर देती थी। अक्सर शाम हो जाती थी घर पहुँचते पहुँचते, लेकिन मुझे मेरी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने पैदल आकर कोई अच्छा काम नहीं किया था। सोनाली ने मेरे हाथ से पेन छीनने की कोशिश की। उसी समय वो पेन नाले में जाकर गिर गया। पेन का ऊपरी भाग दूर से दिखाई दे रहा था। अगर उस पेन का ऊपरी हिस्सा दिखाई नहीं देता तो क्या होता। मैं केवल रोते रोते ही घर पहुंचती, परंतु इस दलदल में तो इस तरह से नहीं फंस जाती। उस पेन को लेने के लिए सोनाली और मैं दोनों ही नाले की तरफ चल दिए थे तथा एक छोटी लकड़ी की सहायता से उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे थे। सामने दिखाई दे रहे पेन को ऐसे ही छोड़कर घर जाने की कतई इच्छा नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने नाले की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया, वैसे ही मेरा एक पांव दलदल में धंस गया। इसके बाद फिर जब मैंने अपना दूसरा कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो दूसरा पांव भी उस दलदल में धंस गया। अब मैं उस दलदल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। जितना भी बाहर निकलने की कोशिश करती, उतनी ही अधिक मैं और उस दलदल में धंसती ही जाती। देखते ही देखते धीरे धीरे मेरे दोनों पांव उस दलदल में एक बित्ता गहराई तक डूब चुके थे। मैं असहाय होकर सोनाली की तरफ देखने लगी थी। सोनाली बोली, थोड़ा सा और आगे बढ़ जा, जाकर उस पेन को पकड़ ले। मेरे पांव तो दलदल में इस तरह फंस चुके थे मानो कि पांव के तलवों में किसी ने गोंद चिपका दिया हो। मुझे खींचकर बाहर निकालो, कहकर मैंने सोनाली की तरफ सहायता के लिए अपने हाथ फैला दिए थे, मगर वो तो डर कर 2 कदम और पीछे चली गई। सोचने लगी कि कहीं मदद करने से ऐसा ना हो जाए कि वो खुद भी दलदल में धंस जाए। और वो बोलने लगी थी, रुक रुक, मैं जाकर किसी और को बुलाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर वो पुल के ऊपर चली गई थी।
इसके बाद वो वहां पर दिखाई ही नहीं पड़ी और मैं खड़ी थी उस अमरी पेड़ पौधों से लदे फदे भरे उस जंगल में, जो कि उस नाले के चारों तरफ फैला हुआ था। मेरे साथ तो कभी कुछ ठीक से घटता ही नहीं है। ये अभी की बात नहीं है, मेरे जन्म से पहले ही ऐसा होता आया है। मेरी माँ कहती थी मैं अनचाहे असमय में उसके गर्भ में आई थी। वो तो मुझे चाहती ही नहीं थी। जिस दिन से उसको पता चला कि मैं उसके गर्भ में आ गई हूँ, उस सारे दिन तो वो दुखी मन से उदास होकर बैठी रही। बस इतना ही समझिए, उसने अपनी कोख में नहीं मार डाला था, ये सोचकर कि कहीं पाप ना हो जाए। मेरे जन्म से पूर्व एक ज्योतिषी ने मेरी माँ की हस्तरेखा देखकर कहा था, आपकी कोख से एक कन्या का जन्म होगा, जो कि जन्म से ही रोगी होगी। उसी मुहूर्त से मेरी माँ का मन बहुत ही दुखी हो गया था। अक्सर ज्योतिषियों का फल झूठा निकलता है, सोचकर धीरे धीरे इस बात को वो भूल गई थी। मगर मेरे बारे में ज्योतिषी की बात सही निकली। मेरे जन्म के समय एक विचित्र घटना घटित हुई। पेट के भीतर रहकर मैंने बच्चेदानी को फाड़ दिया था। भयंकर दर्द से मेरी माँ जमीन पर गिरकर छटपटा रही थी। मेरी माँ को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर थोड़ी देर हो जाती तो मैं और मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाते। जब हम दोनों अस्पताल में थे तब हमारे घर में चोर भी घुस आया था। मेरी माँ अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ही बोल रही थी कि वो लड़की उसके लिए शुभ नहीं है। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही चोर घर में घुस आया। ये तो अलग बात है कि वो चोर बुद्धू था, जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखे हुए असली सोने के झुमके को भूल से नकली मानकर छोड़ चल दिया था और साथ लेकर गया था तो पूजा स्थल पर रखे हुए केवल 15 रुपए। पैदा होते ही अस्पताल में मैंने गहरे काले रंग की उल्टी की थी। उसे देखकर मेरी माँ तो बुरी तरह से डर गई थी। पाइप घुसाकर मेरे पेट में से जितना मैल चला गया था, डॉक्टरों ने सब बाहर निकाल दिया था। पेट के अंदर पाइप घुसाने से मेरे शरीर में जीवाणुओं का संक्रमण हो गया था और जिसकी वजह से मुझे पतले दस्त लगना शुरू हो गए थे। उस धरती पर आए हुए केवल 2 ही दिन का समय गुजरा था कि मुझे जिंदा रहने के लिए सलाइन की जरूरत पड़ी थी। उसके बाद तो कहना ही क्या, लगातार कुछ न कुछ छोटे मोटे रोग घेरे रहते थे। मैं तो माँ का स्तन पान भी करना नहीं चाहती थी। माँ जितनी भी चेष्टा करती, पर मैं तो ठहरी जिद्दी। बिल्कुल भी उनके स्तनों पर अपना मुंह नहीं लगाती थी। केवल पाउडर दूध से भरी बोतल पीकर मैं सो जाती थी। ये सब बातें मुझे इसलिए याद है कि हमें स्कूल में पिछली परीक्षा में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ डस्टबिन पर एक निबंध लिखने को दिया गया था। डस्टबिन क्या है ये तो मैं जानती थी, मगर ऑटोबायोग्राफी क्या है ये मैं नहीं जानती थी। बड़ी मुश्किल से मैं केवल 4 वाक्य ही लिख पाई थी। मैंने डस्टबिन में कभी भी किसी को कचरा फेंकते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही लिख पाई थी। डस्टबिन कहता है, यूज मी बट नोबडी यूज इट। मेरी माँ इस पंक्ति को सुनकर बहुत खुश हो गई थी। फिर भी वो कहती थी कि मैंने गलती की है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, अर्थात अपने आप को डस्टबिन मानकर लिखना उचित था। बहुत ही कठिन निबंध था ना माँ? माँ बोली थी। कैसे कठिन? बचपन से हमने तो बूढ़े की आत्मकथा लिखी थी, किसान की आत्मकथा लिखी थी। मुझे मेरी आत्मकथा लिखने को देते तो अच्छा होता। माँ हंस दी थी, बोलने लगी, कितनी जिंदगी पार कर चुकी हो जो अपनी आत्मकथा के बारे में कहती हो। ये सुनकर मैं चुपचाप वहां से उठकर चल दी थी। अभी तक सोनाली किसी को बुलाकर नहीं लौटी थी। मैं दलदल में ज्यों की त्यों खड़ी थी। मुझे मच्छर काट रहे थे। मैं दलदल में अपने घुटने तक धंस चुकी थी। जैसे ही मैं थोड़ा सा हिलती, ऐसे ही मैं और नीचे की तरफ धंस जाती थी। यहाँ तक कि डर के मारे मैं दोनों हाथों से मच्छरों को भी नहीं मार पा रही थी। मुझे पता नहीं मेरा नाम तितली क्यों रखा गया था। पलक झपकते ही मैं तितली की तरह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर नहीं जा पाती थी। मैं तो तितली की तरह चंचल भी नहीं थी, इसलिए हमेशा घर वालों से ताना सुनना पड़ता था। सब कोई मुझे गाली देते थे। कोई मुझे आलसी कहकर गाली देता था तो कोई मुझे गधी कहकर। जब मैं पैदा हुई थी, बोतल का दूध खत्म होते होते मैं सो जाती थी, फिर खाने के समय जग जाती। जब कोई मुझे हिला हिलाकर झिझोड़ता था तब जाकर कहीं उठती थी, वरन मैं तो ऐसे ही पड़ी रहती थी। अस्पताल में किसी ने मेरा रोना नहीं सुना था।
मैं दूसरे बच्चों की तरह हाथ पैर हिला हिला कर नहीं रोती थी, इसलिए मेरी मौसी सजे सजाए पद की तरह कभी राधी तो कभी गधी के नाम से बुलाती थी। अभी तक मुझे इसी नाम से बुलाती हैं। मेरा बड़ा भाई मुझे कुंभकर्ण की बहन कहकर पुकारता था। मुझे सोना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे इस तरह सोने की प्रवृत्ति किसी को भी अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ तक कि मैं टीवी देखते देखते सो जाती थी, पढ़ाई करते करते झपकी लेने लगती थी। इसलिए मुझे काफी डांट फटकार और मार पड़ती थी। मेरी माँ डांटती थी, ये नींद तेरी शत्रु है, इसलिए तेरी बुद्धि का विकास नहीं होता। मेरे मस्तिष्क के सभी कपाट बंद करके रखी थी ये नींद। इसी कारण से पढ़ाई में मैं थोड़ा पीछे रहती थी। आज तक जिन्होंने मुझे पढ़ाया है वे कुछ ही दिनों के बाद चिढ़कर मुझे गालियां देते थे, यहाँ तक कि कोई ना कोई मेरे ऊपर हाथ भी उठा लेते थे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ गालियां और मार खाने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मार और किसी चीज के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ाई के लिए। मैं काफी कुछ चीजें याद रखती हूँ, लेकिन पढ़ाई नहीं। मेरी पढ़ाई को लेकर माँ और पिताजी के बीच बराबर झगड़ा होता था। माँ पढ़ने के समय जब गुस्सा होकर मुझे मारती थी, तब पापा उनको गाली देते थे, और पापा पढ़ते समय जब गुस्सा होकर मुझ पर हाथ उठाते तो माँ बचाने आती थी। जब पापा मुझे गणित पढ़ाते थे और मुझे अगर कोई पहाड़ा याद नहीं रहता तो गुस्से से आग बबूला होकर मेरे गले को अपने हाथों से दबोच लेते थे। कभी कभी तो 9 का पहाड़ा भी याद नहीं आता था। बार बार पूछते थे, 9 सत्ता, 9 सत्ता, बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो मार डालूंगा। माँ रसोई घर से दौड़कर आ जाती थी। बोल दे बेटी, बोल दे, 9 सत्ते 63। माँ की इस तरह मदद कर देने से पापा का पारा आसमान छूने लगता था और माँ से कहते थे, तुम्हारे कारण ही ये आज तक मूर्ख है, थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है तुझमें। इसके बाद मेरी पीठ पर धड़ाधड़ मुक्कों की बरसात करना शुरू कर देते थे तथा बोलने लगते थे, अभी तक 9 का पहाड़ा याद नहीं है तो आगे क्या पढ़ाई करेगी? तुम तो हम सभी के लिए एक अभिशाप बनकर पैदा हुई हो। अपनी बच्ची के लिए ऐसा बोलते हुए तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? रसोई घर के भीतर से ही माँ कहने लगती थी। मेरे लिए उन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा शुरू हो जाता था। इस कारण से मुझे अपने आप पर खूब गुस्सा आता था। माँ और पापा के झगड़े में हार हमेशा माँ की होती थी। पापा अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर चिल्लाते थे, माँ रोती थी। तब मुझे माँ को अपने गले लगाने का मन होता था। पता नहीं क्यों स्कूल की किताबों की बातें याद नहीं रख पाती थी, लेकिन मुझे ऐसे बहुत सारी दूसरी बातें याद रहती थी। बचपन में एम नहीं लिख पाती थी, तब मेरी माँ ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया था। कुछ देर तक आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा था। इतना होने के बाद भी मेरे मस्तिष्क की खिड़कियां नहीं खुली थी। बचपन से मेरे बहुत सारे ट्यूशन मास्टर बदले गए थे। जो भी नया ट्यूशन मास्टर आता था, माँ उसको ड्राइंग रूम में बिठाकर चाय पिलाती थी और फिर मेरे बारे में इस तरह बताना शुरू कर देती थी, मानो जैसे कोई रोगी डॉक्टर से अपने रोग के बारे में बता रहा हो। इस लड़की की सबसे बड़ी बीमारी है कि उसे अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी याद नहीं रहती। बचपन में जब कभी भी उसे तेज बुखार आता था तो मूर्छा आने लगती थी, इसलिए उसे नींद की दवाई दी जाती थी। शायद यही कारण है कि इसका स्वभाव दूसरे से थोड़ा मंद है। ये बात दूसरी है कि 5 साल की उम्र के बाद और ऐसा उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसकी गणित विषय पर ठीक पकड़ है, परंतु रटने वटने का काम उससे नहीं होता है। आईक्यू के मामले में थोड़ा पीछे है। मैं तो अपनी कोशिश कर कर के थक गई हूँ। अब अगर आप कुछ सुधार ला सकते हो तो। आए हुए मास्टर कहने लगते थे, उसको अगर गणित पर पकड़ ठीक है तो बाकी सब विषय तो आसानी से हो जाएंगे। पढ़ने पढ़ाने के भी अपने अपने तौर तरीके हैं, बस अब आप चिंता छोड़ दीजिए। उस समय मैं अपने आप को एक भयंकर रोगी की तरह अनुभव करने लगती थी। जिस प्रकार से मेरे नाना जी की तबीयत खराब होने पर उन्हें एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, एक दवा खाने से दूसरे दवा खाने पर, फिर वहां से और आगे एक नर्सिंग होम में ले जाया जाता था, ठीक उसी प्रकार से मेरी भी हालत थी। नाना जी को तो कुछ ऐसा हो गया था कि उनके ब्रेन के बहुत सारे हिस्सों में खून का बहाव रुक गया था। घर में सभी कह रहे थे उन्हें तो स्ट्रोक हुआ है।
क्या मेरे भी ब्रेन में बहुत सारे जगह सूख कर रेगिस्तान बन गया है? अच्छा, सारे रेगिस्तान तो अफ्रीका में हैं। एक कालाहारी तो दूसरा सहारा। कौन सा दक्षिण में है, कौन सा उत्तर में है, हर बार मैं इस बात को भूल जाती थी। इसलिए स्कूल में मुझे डंडे की मार भी खानी पड़ती थी। मेरे स्कूल में मुझसे भी पढ़ाई में कई कमजोर छात्र हैं, लेकिन महापात्र मैडम तो मुझे ही सबसे ज्यादा पीटती हैं, गालियां देती हैं। स्कूल में कोई भी मुझे लायक नहीं समझता, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। नाना जी के दवा खाने से नर्सिंग होम में ले जाने तक कई जगह स्थानांतरण होने जैसे ही मेरा भी बहुत सारे स्कूलों में स्थानांतरण हुआ है। सबसे पहले वाले स्कूल का तो बस मुझे इतना ही याद है कि एक मोटी सी टीचर मुझे हाथ पकड़कर लिखना सिखाती थी, एक पन्ने के बाद दूसरे पन्ने पर। उसके हाथ छोड़ देने से मैं बिल्कुल ही नहीं लिख पाती थी। इस पर खिसियाकर वो जोर से चिल्लाकर बोलती थी, आज मैं तुमको उस आम के पेड़ पर लटका दूंगी जहां तुझे लाल मुंह वाले बंदर काटेंगे। सचमुच उस आम के पेड़ पर बंदर रहते थे और बंदरों के देखने से मेरी घिघी बंध जाती थी। बंदर के दांत दिखाने से मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती थी। कभी कभी मेरी माँ दुखी मन से कहने लगती थी, ये सब मेरी गलती है कि मैंने अपनी नौकरी की खातिर तुझे 2.5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला दिलवाया। पर जब जब मैं उन्हें अपनी गलती का एहसास कराती और पूछती, आपने क्यों मुझे 2.5 साल की उम्र से ही स्कूल में डालने की बात सोची, तब वो गुस्से से लाल पीली हो जाती थी। और मैं क्या करती? तुझको अकेली नौकरानी के भरोसे छोड़कर जाती। कभी कभी जब मैं घर लौटती थी तब तुम अपनी चड्डी में हग मूत कर ऐसे ही पड़ी रहती थी। ऐसा ना हो यही सोचकर तुझको स्कूल में डाल दिया था। स्कूल में और 10 बच्चों के साथ खेलोगी तो माँ की याद नहीं आएगी। मगर उस मिस ने तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैंने उसे तुम्हें पढ़ाने के लिए मना किया था। उसे तो केवल इतना ही ध्यान रखना था कि तुम ठीक से नियमित रूप से स्कूल जा रही हो या नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ने मेरे साथ अच्छा किया था या बुरा। मैं तो अपने भाई की तरह झटपट जवाब भी नहीं दे पाती थी, और तो और माँ पर 2 मिनट से ज्यादा गुस्सा भी नहीं कर पाती थी। मेरी माँ बताती थी कि उसने मेरे भाई को एक टूटे हुए फिल्टर कैंडल की चौक बनाकर घर के आंगन में श्रवण कुमार की कहानियां सुनाया करती थी। घर के आंगन पर अंग्रेजी की 26 अक्षर सिखा दिए थे। खाना खिलाते समय ध्रुव, प्रहलाद और श्रवण कुमार की कहानियां सुनाया करती थी। पर मेरे समय में यह संभव नहीं हो पाया था। उस समय मेरी माँ की नौकरी में खूब सारा टेंशन था। इतना टेंशन कि बीच बीच में नौकरी छोड़ देने की बात वो करती थी। नौकरी पर पहुंचने में अगर जरा सी देर हो जाती या वहां से जरा जल्दी घर निकल आती तो उसे हजारों बातें सुननी पड़ती थी। इसलिए मेरी तरफ वो अपना ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरी माँ कहती थी, चूंकि तेरी नींव कमजोर है इसलिए जितना भी तुझे कोई पढ़ाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पढ़ाई में हमेशा कमजोर ही रहेगी। अपनी आंखें बंद करके मुझे खूब पीटते समय मैं उनसे यही बात दोहरा देती थी, पहले तो अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कराई, अभी तड़ातड़ क्यों पीट रही हो? अब पीटने से क्या फायदा? तब उन्हें मिर्च लग जाती थी और गुस्से में बोलने लगती थी, अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। क्या हमारे माँ बाप ने अपना काम छोड़कर हमें पढ़ाया था? अरे मेरे पिताजी को तो ये भी नहीं पता था कि मैं कौन सी कक्षा में पढ़ती थी। उनको तो इस बात का भी पता नहीं रहता था कि मेरा स्कूल का नाम पद्यालया है या अपराजिता। स्कूल के नाम लिखवाने के लिए चाचा जी को मेरे साथ भेज दिया था। चाचा जी को मेरे जन्म के साल के बारे में भी नहीं पता था। मेरा नाम यशोदा लिखवा दिया था और अंदाजे से ही मेरा जन्म साल बता दिया था। इसलिए आज तक मैं अपनी सही उम्र से 1 साल बड़ी होकर रह गई हूँ। उस जमाने में भी हम लोगों ने पढ़ाई की और पढ़ लिख कर इंसान बने। क्यों, तुम्हारी कक्षा की अन्नपूर्णा के पिताजी तो मामूली ड्राइवर हैं। क्या अन्नपूर्णा के पिताजी उसे पढ़ाते हैं? देखो, इतना होने पर भी वो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आती हैं। वैजंती माला की पिताजी तो केवल दरबान हैं, फिर भी वो कितना अच्छा पढ़ती हैं। कोई भी अगर पढ़ना चाहेगी तो जरूर अच्छा पढ़ेगी। दोस्तों के नाम याद दिलाते ही मुझे अपने अन्य दोस्तों की याद आने लगी। अन्नपूर्णा, वैजंती माला, प्रेमलता, रूप कुमारी। मेरी कक्षा में हीरा लाल, जगन्नाथ, प्रशांत, मनोरंजन, बाबूलाल जैसे नाम वाले लड़के भी पढ़ते थे। इसलिए मेरा भाई मुझ पर व्यंग करता हुआ कहता था,
तू एक गरीब स्कूल में पढ़ती है? जा, तुझे कुछ भी नहीं मालूम। इस बात पर मेरी माँ ने भाई को डांटा था। स्कूल में अमीर गरीब कुछ भी नहीं होता, इसलिए तुम सभी स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म पहनते हो। बड़े स्कूल में प्रवेश पाने के लिए मैंने जिद भी की थी। तुम्हारे दोस्तों के पिताजी कोई बड़े घर के नहीं हैं, कहकर मेरा भाई मुझे चिढ़ाता था। इसलिए भाई के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए मैं बार बार बोलती थी, परंतु मेरी माँ कहती थी, कैसे दाखिला पाओगी, तू तो अच्छा पढ़ती नहीं है। मेरा और मेरे भाई का नाम शहर के सबसे अच्छे स्कूल में लिखवाया गया था। साक्षात्कार के बाद मेरे भाई को तुरंत ही स्कूल में दाखिला मिल गया था, जबकि मेरा नाम लिखवाने के लिए माँ को प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी थी। स्कूल में कई साल पढ़ने के बाद मेरा भाई और भी बढ़िया स्कूल में दाखिला पा गया, जबकि मैं आ गई शहर के सबसे घटिया स्कूल में, क्योंकि पुराने स्कूल में मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। शुरू में माँ की बेटी हूँ, इसलिए कक्षा अध्यापिका मुझे पहली कतार में बिठाया करती थी, लेकिन मैं अपने आप को पहली कतार के योग्य बना नहीं पाई। मैं तो ठीक से कक्षा में सुनती भी नहीं थी। घर आने के बाद मेरी माँ मेरे दोस्तों से कॉपी मांग कर लाती थी और मुझे होमवर्क करवाती थी। धीरे धीरे मैं पढ़ाई में और फिसड्डी होती गई, ठीक उसी तरह जैसे कि अब मैं धीरे धीरे नाले की दलदल में धंसती जा रही हूँ। पौलमी, अर्पिता और अंकिता ने मुझ पर व्यंग के बाण छोड़े और मुझसे दोस्ती तोड़ ली। इम्तिहान में 1-2 विषय को छोड़कर बाकी विषयों में मैं फेल हो गई थी। प्रिंसिपल ने माँ को स्कूल बुलाकर अपमानित किया था। क्या पढ़ाई करना ही जीवन की सबसे बड़ी चीज है? माँ कहती थी। हाँ, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है। जिसने अपने जीवन में पढ़ाई नहीं की, उसका जीवन अंधकारमय है। हमारी नौकरानी किरण ने तो कभी पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो तो खुश रहती है। मेरी तरह उसको डिस्टेंस और डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग याद नहीं रखनी पड़ती थी। मुझे क्या होता था पता नहीं। पहला अक्षर अगर डी से शुरू होता है तो मैं ड्यूरेशन को डोनेशन पढ़ लेती थी। इस तरह सुपरस्टेशन को सेपरेशन पढ़ती थी। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूंट में फर्क समझ नहीं पाती थी। किताबों को देखकर मैं थक सी जाती थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत ही लंबा रास्ता तय करना बाकी है। एक पैराग्राफ से ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। मुझे पढ़ाने के लिए जितने भी ट्यूशन मास्टर आए थे, सभी का स्वभाव अलग अलग था। एक बेरोजगार इंजीनियर भी मुझे पढ़ाने आए थे। उनके पास बहुत सारे ट्यूशन होने की वजह से वो 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं पढ़ाते थे। जैसे घर में पढ़ाने आते थे, मुझसे एक मोटी कॉपी मांगते थे। हमारी कक्षा में जिस दिन जो पढ़ाया जाता था, दूसरे लड़कों से पूछ कर आते थे और उन्हीं विषयों से संबंधित सारे प्रश्न व उनके उत्तर उस मोटी कॉपी में लिख देते थे। उनके प्रश्न व उनके उत्तर लिखते समय मैं खाली बैठी रहती थी। लिखने के बाद उन सबको रट लेने के लिए कहकर चले जाते थे, जबकि ये उनको बहुत अच्छी तरह मालूम था कि रटने वाला काम मुझसे नहीं होता था। यूनिट टेस्ट आते ही वो सवाल पूछने लगते थे और मैं बिल्कुल ही उत्तर नहीं दे पाती थी। वो मुझे सजा के तौर पर मुर्गा बना देते थे। पैरों के बीच में पेंसिल डालकर जोर से दबा देते थे या फिर जोर जोर से पीटने लगते थे। यही नहीं, कभी कभी तो अपने बाएं हाथ की उंगलियों के बड़े बड़े नाखूनों से कभी मेरी नाक तो कभी मेरे कान के ऊपर इतना जोर से चुटकी काटते कि खून निकल जाता था। उनके सामने तो मैं रो भी नहीं पाती थी, केवल दांत भींचकर दर्द सह जाती थी। रसोई घर में व्यस्त होने के कारण मेरी माँ को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चलता था। बाद में जब उनको पता चलता था, वो बहुत दुखी हो जाती थी तथा जख्मों पर मरहम लगाती थी। फिर मुझसे कहती थी वो उस मास्टर को मना कर देगी, लेकिन अगले ही दिन वो उसी मास्टर से हंस हंस कर बोलती थी, सर, आज की बच्ची पर हाथ नहीं उठाइएगा। ऐसे ही चलते चलते एक दिन माँ ने कहा, इस मास्टर को रखने से बेहतर है एक गाइड बुक खरीद लेना। वो विषय के बारे में तो कुछ अच्छा जानता ही नहीं। आखिरकार मेरा ट्यूशन मास्टर बदल दिया गया और फिर मेरी माँ ने सब काम छोड़कर पढ़ाना शुरू किया। नियमित रूप से वो मुझे पढ़ाती थी। उसके बावजूद जब मैं मिस को देखती थी, मुझे डर लगता था और उन्हें अपनी कॉपी नहीं दिखा पाती थी। महीनों में कॉपी में लाल स्याही की कोई निशान नहीं पड़ते थे। शर्म से मेरी माँ स्कूल भी नहीं गई थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं कोई अध्यापिका उन्हें कोई उल्टी सीधी बात ना कह दे। कभी कभी तो वो अपने भाग्य को कोसकर रो देती थी। रोते रोते कहने लगती थी, तेरे पैदा होने के समय डॉक्टर कहते थे कि
ना तो माँ बचेगी और ना ही बच्ची। लेकिन देख, तू भी जिंदा है और मैं भी जिंदा हूँ। और कितना दुख पाएगी तू, कितनी मार खाएगी तू। देख, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मैं भी कितना दुखी हो जाती हूँ। तब मैं माँ के आंसुओं को पोंछ देती थी और मैं कहती थी, और मत रोइए, इस बार मैं जरूर अच्छा पढ़ूंगी। इसके बावजूद फाइनल परीक्षा के कार्ड को फेंक दिया था प्रिंसिपल साहब ने और बोले थे, अपने पेरेंट्स को बुलाओ। बाद में माँ को रिपोर्ट कार्ड दिखाकर बोले थे, देखिए, क्या इसको इतने कम मार्क्स पर प्रमोट किया जा सकता है? केवल बच्चों को स्कूल में दाखिला करा देने से नहीं होता है, वरन उसे घर में भी पढ़ाना पड़ता है। क्या ऐसे छात्रा को मुझे स्कूल में रखना चाहिए? पता नहीं क्यों माँ कुछ भी नहीं बोल रही थी। ये वही स्कूल है जिसकी दूसरी कक्षा में उसका बेटा प्रथम आया है। उसने तो अपनी तरफ से कोई भी चूक बाकी नहीं रखी थी। पता नहीं क्यों सिर झुकाकर खड़ी थी माँ। उनके मुंह पर तो ऐसे ताला लग गया हो मानो एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल रहा हो। वो तो ऐसे निस्तब्ध खड़ी थी मानो छू लेने मात्र वो रो पड़ेगी। उनके धीरज को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई थी। प्रिंसिपल ने मेरी माँ को एक छात्रा समझकर खूब डांटा, खूब गाली गलौज की और वहां से चले गए। मेरा मन तो हो रहा था कि उनकी कुर्सी पलट देती। घर लौटते समय माँ रास्ते भर कुछ भी नहीं बोली थी। आते समय भी वो चुप थी। आराम करते समय इतना जरूर बोली थी, माँ तो क्यों आई है इस संसार में? अगर ऐसा आना ही था तो पैसे वालों के घर क्यों नहीं पैदा हुई? मैं कुछ भी नहीं बोली। क्या बोलना चाहिए था, ये बात तो मुझे पता भी नहीं थी। पुनः मेरा स्कूल बदल गया। इस स्कूल का कोर्स सरल था, इसलिए मुझे इस स्कूल में भर्ती कराया गया। वास्तव में कोर्स बहुत ही हल्का था। दूसरे स्कूलों की पहली कक्षा की अंग्रेजी इस स्कूल की 5वीं कक्षा में पढ़ाई जाती थी, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं होता था। मुझे तो पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। मेरा भाई एक्सकर्शन में मुंबई, चेन्नई जाता था अपनी स्कूल की तरफ से। विज्ञान प्रदर्शनी में भाग भी लेता था। पर्वतारोहण के लिए पहाड़ी जगह पर भी जाता था। लेकिन हमारे स्कूल में कभी पिकनिक भी नहीं ले जाया जाता। हमारे अध्यापक हमेशा प्रिंसिपल के विरोध में बोलते थे और प्रिंसिपल भी बदला लेने के लिए शिक्षक व शिक्षिकाओं को नौकरी से निकाल देते थे। साल में लगभग 2-3 सर और मैडम बदल ही जाते थे। यहाँ हीरालाल हमारे स्कूल के कुएं में पेशाब कर देता था। बाबूराम छत के ऊपर से गिरकर अपने पैर तोड़ देता था। अन्नपूर्णा के बालों में जुएं होती थी और मेरी माँ जब तरह तरह के डिजाइन वाली पोशाकें पहनती थी तो अन्नपूर्णा उन पर छीटांकशी करती थी। मैं ऐसे स्कूल में पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। यहाँ के बच्चों को मैं ठीक तरह से जानती थी, इसलिए पेन को अपने साथ नहीं लाती थी। प्रेमलता को दिखाने के लिए ही लाना पड़ा था। कहाँ गई सोनाली? अपने घर चली गई क्या? पुल के ऊपर साइकिल सवार कोई अंकल चले गए थे। मैंने तो आवाज भी दी थी, अंकल, लेकिन शायद उनको सुनाई नहीं पड़ा। मैं अब तक अपनी जांघों तक धंस चुकी थी। क्या करूंगी मैं अब? क्या सचमुच इस दलदल में मैं दबकर मर जाऊंगी? सोनाली अच्छी लड़की नहीं है। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरी माँ दरवाजे के पास खड़ी होकर मेरे लौटने का इंतजार कर रही होगी। उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि मैं दलदल में धंस गई हूँ। गाली देते समय तो प्रायः बोल देती थी कि जा तू मर जा, लेकिन अगर मैं मर गई तो वो बहुत रोएंगी। अभी भी तो रोएंगी, मगर मुझसे हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। हर दिन उनको मेरे लिए और रोना नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं सचमुच मर जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि एक ज्योतिषी ने मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी कि मुझसे पढ़ाई तो नहीं होती, पर मेरा भाग्य प्रबल है। इस लड़की की कुंडली में प्राणघातक अग्निभय का रोग है। उस दिन माँ बहुत रोई थी। कहने लगी थी, मुझे मालूम है इसको ससुराल वाले जलाकर मार देंगे। तू क्यों नहीं समझती हो बेटी? आजकल इस जमाने में तो अच्छी अच्छी लड़कियों को दहेज के लिए ससुराल वाले जला दे रहे हैं। तुम तो अच्छी पढ़ी लिखी नहीं हो। तुमको इतना लाड प्यार से बड़ा किया, तुमको फिर कोई जलाकर मार देगा? बोलकर रो पड़ी थी माँ। इसलिए दलदल में डूबकर मैं नहीं मरूंगी। कोई ना कोई आकर मुझे बचा लेगा। जरूर मैं बच जाऊंगी।
अगर मैं अभी मर जाऊंगी तो आग में जलकर कैसे मरूंगी? नहीं, मैं अभी नहीं मरूंगी। सर तक अगर डूब भी जाऊंगी तो लोग मुझे चोटी पकड़कर खींचकर बाहर निकाल लेंगे। लेकिन सोनाली को तो लौट आना चाहिए था। कोई पुल के ऊपर से जा रहा था। मैंने उसका इंतजार किया। कुछ देर बाद एक गाय वहां से चली गई। कोई तो आएगा, रात होने से पहले जरूर आएगा। माँ का मन तो व्याकुल हो रहा होगा। वो खोजने किसी को जरूर भेजेंगी। स्कूल का ताला खोलकर मुझे ढूंढा जाएगा, लेकिन पुल के नीचे आकर कोई देखेगा, पता नहीं। नहीं नहीं, वो लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि दलदल में दबकर नहीं, बल्कि मुझे तो आग में ही जलकर मरना है। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।